मेरा नाम विजय माझी है। ये जो फंक्शन अभी ये ऑल संथाल एसोसिएशन दिल्ली एंड एनसीआर की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है। आज जो हमने ये फंक्शन करी, ये जो कार्यक्रम किया हमने, ये पुल के ऊपर में था। सन 1855-56 में सबसे पहले हिंदुस्तान में अगर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई स्वतंत्रता के लिए, तो ये लड़ाई सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव और साथ में फूलो और झानो थी। उसमें और भी बहुत सारे हमारे संथाल भाई बहनें थी, इंक्लूडिंग मैंने ये कहना चाहूंगा कि कुछ और भी समुदाय के लोग, जो यादव वगैरह थे, कुछ तेली वगैरह थे, वहां पे लोकल लोग जो संथाल परगना के इर्द गिर्द रहा करते थे, उनके ऊपर में जो एट्रोसिटी हो रही थी, तो इन्होंने आखिर में तंग आकर के एक लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई में लगभग कहीं 30,000 कहीं 40,000 लिखी जाती है, और उन्होंने उस जमाने में, उस समय उन्होंने शहादत दी। और इस हुल में जो दो चार चीजें बहुत मुख्य है, वो क्या है कि ये संथाल समुदाय के एक ही परिवार से इस रिवोल्ट में, इस संग्राम में 6 लोगों ने शहादत दी है। जैसे मैंने अपने स्पीच में कहा था, अपने प्रोग्राम में पिछले कहा कि शायद हिंदुस्तान के इतिहास में किसी भी परिवार से इतने लोगों ने शहादत नहीं दी है। तो इस प्रकार हमारे आदिवासी समुदाय ने लड़ाई लड़ी, इस हिंदुस्तान के आजादी के लिए बिगुल बजाया, और इस विद्रोह से बहुत सारी इंस्पिरेशन मिली, उनको प्रोत्साहन मिला। फॉर एग्जाम्पल बिरसा मुंडा जी, उन्होंने भी लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई के द्वारा ही अंग्रेजों ने छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लाया था। उससे पहले जो संथालों ने लड़ाई लड़ी, सिद्धू कानून ने लड़ाई लड़ी, तो अंग्रेजों ने संथाल परगना टेनेंसी एक्ट लाया था। वही पीछे जाकर के जब हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ 1947 में, हमारा भारत का संविधान 1950 में जब लागू होता है, तो वहां पे संविधान में एक 5वीं अनुसूची और एक 6ठी अनुसूची लाई जाती है, टू प्रोटेक्ट द ट्राइबल पीपल फ्रॉम देयर होमलैंड। अपने जमीन जायदाद से कैसे उनको बचाया जाए, क्योंकि आदिवासियों को जो पहचान होती है वो 3 चीजों से होती है: जल, जंगल, जमीन। ये उनका खास चीज है, आप उनको अलग नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार मछली को अगर तालाब से आप निकाल देंगे आप, तो वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता है, सरवाइव नहीं कर सकता है। तो इसीलिए आदिवासियों को हिंदुस्तान में चाहे किसी भी कोने में रहते हो, तो उनको उनका जो एक अधिकार है, उनसे वंचित करने से एक बहुत बड़ा समुदाय जो हिंदुस्तान के पॉपुलेशन है, जो पुराने निवासी है इस हिंदुस्तान के, उनकी बहुत ही दुर्दशा होगी, और वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर अग्रसर होते जाएगा। सर, इस तरह की कुछ राजस्थान में भी जयराम के नाम से अंग्रेजों का कुछ जातियां ऐसी थी, अपना आएंगे, थाने में सिग्नेचर करेंगे, उसके बाद जाएंगे, उनको अपराधी घोषित कर दिया गया। जिस तरीके से आपने अभी संथाल के बारे में बताया, संथाल तो अभी 1855 की आप बात कर रहे हैं, लगभग 1855 हुए और देश को भी आजाद हुए 78 साल हो चुके। उस समय तो हमारा दुश्मन सामने था कि अंग्रेज हमारा दुश्मन है, जो हमको जल, जंगल, जमीन से दूर रखना चाहता है, या हमारी जो हमारी प्रकृति की देन है उसके अंदर कुछ ना कुछ वो खनन कर रहे थे, तो वो सामने दिखता है।
लेकिन अब आजादी के 78 साल बाद कौन दुश्मन है जिसको लेकर ये सभा हुई है? हमारा दुश्मन हमें पता होना चाहिए ना। बिल्कुल। देखिए, आपका इस सवाल का जवाब ये है, आप ये बताइए कि अंग्रेज ब्रिटेन से कितने आए थे हिंदुस्तान? मुट्ठी भर आए हुए थे। तो वी शुड नॉट ब्लेम देम ओनली इंग्लिश पीपल, ब्रिटेन पीपल, ठीक है? उसमें ज्यादा से ज्यादा तो हमारे हिंदुस्तान के ही लोग थे, अगर हम समझने की कोशिश करें तो। उसमें हमारे जमींदार लोग हैं, उसमें हमारे प्रशासन के भी थे, उसमें हमारे सूदखोर लोग भी थे। इस प्रकार बहुत तमाम जो चीजें थी, वो लोगों की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा था इसमें कहीं। तो हमें उनसे ये जो कहना है कि अंग्रेज तो चले गए, बट अभी भी जो आदिवासियों का जो लड़ाई है, उनकी जो मतलब उनका जो उनके ऊपर जो एट्रोसिटी हो रही है, उनकी जो स्टेटस है, प्रेजेंट कंडीशन है, वो एज इट इज ही है लगभग लगभग। नॉट ओनली आदिवासी, मैं बाकी जो अल्पसंख्यक को भी देखता हूँ, चाहे अनुसूचित जाति वो भी मैं देखता हूँ मेरे तजुर्बे के हिसाब से। तो एवरीबडी वी आर फेसिंग द सेम थिंग। तो जैसे डॉक्टर मीना ने बीच में कहा था, और बाकी और भी हमारे प्रवक्ता ने कहा कि जो एट्रोसिटी का जो पद्धति है, जो मेथड ऑफ एट्रोसिटी है, नाउ इट इज चेंज फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अभी भी हम सब के ऊपर में अत्याचार हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो खूबसूरत देश है भारत देश, उसमें हर समुदाय के, हर जाति के, हर भाषा के, हर धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। यह हमारी खूबसूरती है। उन सबके इंटरेस्ट की बात हो रही है। उन सबको, उन तमाम लोगों को आज के दौर में ले जाने की जरूरत है, ताकि हमारा देश खुशहाल रहे। तो यहाँ पर एक सवाल निकल कर हम देखते हैं शेड्यूल कास्ट को, उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़कर अपनी बहुत ज्यादा तरक्की की। अनुसूचित जाति के अंदर, शेड्यूल कास्ट के अंदर कुछ जाति ऐसी है जिन्होंने गांव से लेकर देहात और शहर तक, और आज की तारीख में तो ब्रांड है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐसी बनाई है। लेकिन क्या वजह रही कि जो हमारा एसटी समाज है, जो हमारा आदिवासी समाज है, हालांकि डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ रहा है, पहचान रहा, आप जैसे लोग शहरों में आ रहे हैं, लेकिन जो ग्रोथ होनी चाहिए उसकी अगर हम परसेंटेज देखें तो बहुत कम है। डॉक्टर मीना का आपने नाम लिया, जितेंद्र यहाँ बैठे हुए थे, इस तरीके के प्रोफेसर जो लगातार आदिवासियों की आवाज उठा रहे हैं, कहे कि जो डॉक्टर अम्बेडकर या और भी जो हमारे बहुजन महापुरुष SC ST OBC को एक होना चाहिए, क्योंकि स्पष्ट दिख रहा है, जैसे कि आपने बताया कि हमारा दुश्मन कौन था, जमींदारी व्यवस्था आपने बताई, और भी बहुत सारी चीजें, जनरल कैटेगरी है, उसके अंदर भी बहुत सारी जातियां हैं जो अत्याचार करती है। लेकिन सवाल यह है कि अनुसूचित जाति ने तो जातिगत तौर पर अत्याचार सहा है, ऐसा ST के साथ तो नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आप मूल धारा में जुड़ने में, इस देश की मूल धारा में जुड़ने में वंचित की है। वो नहीं, आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लिया, उनके साथ साथ में एक और महापुरुष का नाम है, उनका नाम है जयपाल सिंह मुंडा जी। ये हमारे आदिवासी समुदाय के प्रबुद्ध जीवी में आते थे। उस समय उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के साथ में, उन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, स्वाधीन हुआ था हमारा देश, उन्होंने कंधे से कंधे मिला के काम किया था। हमें इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शेड्यूल ट्राइब के लिए काम नहीं किया था, बट जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रही थी तो हमारे जयपाल सिंह मुंडा ने अपनी बातों को बहुत ही अच्छी तरीके से रखा था। आज अगर उनकी बातों पे इम्प्लीमेंटेशन हो, या डॉक्टर अंबेडकर के बातों पे इम्प्लीमेंटेशन हो सही तरीके से, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत हमें तकलीफ होगी। तो मैं एक सवाल हर जगह पूछता हूँ, जाति बंधन की बातें होती है, ब्राह्मण है, जब नाम आता है ब्राह्मण का तो ब्राह्मण है, उसके अंदर जाति व्यवस्था की बात नहीं आती, जबकि उसके अंदर भी बहुत होते हैं। हम क्षत्रिय की बात करते हैं तो क्षत्रिय भी सिर्फ सिंगल दिखाई देता है।
हम वैसे की बात करते हैं वो भी वैसे दिखाई देता है, लेकिन जब हम SC ST OBC माइनॉरिटी की बात करते हैं तो हम लोग जातियों में बटे हुए दिखाई देते हैं। उसका एक मूल कारण मुझे समझ में आता है, एक छोटे उदाहरण से बताऊंगा। जैसे हम ब्राह्मण को लेते हैं, वहां पर मिश्रा है, गोयल है, बहुत सारी उनकी जातियां हैं, लेकिन वो आपस में कभी मतलब अपने गोत्र में शादी नहीं करती है, वो सब अलग। मिश्रा चौबे में शादी करेगा, चौबे चौबे चतुर्वेदी में करेगा, इस तरीके से। ऐसे ही वैसे समाज में अग्रवाल गोयल में शादी नहीं कर गोयल में शादी करेगा, ऐसी राजपूत में। लेकिन हम लोगों के साथ ऐसी क्या मजबूरी है कि हम अपने गोत्र में ही शादी करना चाहते हैं। हम ST समाज को ST समाज में तो बना कर रख सकते हैं, क्यों हम अपने गोत्र में शादी करते हैं? आदिवासी समाज के अंदर बहुत सारी जो जातियां बनाई है, जातियां किसने बनाई है वो अभी हमको माननीय मोहन भागवत जी ने बताई दिया पिछले दिनों कि जातियां ब्राह्मण ने बनाई है। तो अगर वो जातियां बना रहे हैं तो जातीय तोड़ने का हमारे पास एक बड़ा विकल्प है कि हम अपनी जातियों में शादी न करके दूसरी जाति में शादी करके एक आदिवासी समुदाय को मैनेज कर सकते हैं, एक अनुसूचित जाति को मैनेज कर सकते हैं, OBC जाति को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इस जाति का जो खेल है ये कब टूटेगा हमारे वही बता सकते हैं। ये जो आपने एग्जाम्पल दिया है भागवत जी का, वो तो आदिवासी को तो बोलते हैं वनवासी दिया रहे। ये बात तो ये कहेंगे ना, इसी बात को तो सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप लोगों के माध्यम से ये बात लाखों लोगों तक जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल के लिए, जिसमें आपने जाति का शब्द का इस्तेमाल किया। इससे पहले आपने एक और शब्द का बात किया था, मूल धारा। तो बहुत सारे बुद्धिजीविक लोग यही बोल रहे हैं कि आदिवासी लोग क्यों नहीं मूल धारा में आते हैं, क्यों नहीं मैंने ये नहीं कहा कि क्यों नहीं आती, मैंने कहा परसेंटेज कम है, और ये मूल धारा में लाने का बहुत ज्यादा चीजें चल रही है। और आदिवासी जाति किस प्रकार से मतलब एक दूसरे में शादी नहीं होता है या आपस में चीजें नहीं होती, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना चाहूंगा। मुझे लग रहा है आपके अध्ययन में थोड़े से और बुद्धि में थोड़ा सा डालता हूँ, थोड़ा सा नॉलेज ज्ञान देता हूँ। आदिवासी शब्द जो, पहली बात, आदिवासी जो जनजातीय शब्द कब आया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जनजातीय शब्द कब आया? संविधान जब बना तो जितने भी हमारे मूल लोग थे जो संविधान बनाए थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सभी लोगों ने जनजातीय शब्द का त्याग किया। उससे पहले, संविधान बनने से पहले क्या शब्द था जो आदिवासियों को परिभाषित करता है? जंगली कहते थे सीधा शब्दों में। अगर उसमें वन व्यवस्था को देखें तो आप टावर में जो रहने वाले वो आपका हाँ नहीं, मैं इस जानकारी को अपने लिए थोड़ी ले रहा हूँ, मैं तो आपकी बात है। तो जब हम बोलते हैं इससे पहले वे सभी लोग अपनी व्यवस्था से चलते हैं। आपको समझने की जरूरत है यहाँ पर कि आदिवासी ये जो शब्द दिया गया है, या वनवासी शब्द दिया गया है, या जंगली शब्द दिया गया है, ये ऐसे लोगों के द्वारा दिया गया है जो गैर आदिवासी लोग हैं, जिन्होंने आदिवासियों की परिभाषा अपने शब्दों में रूप में रखने की कोशिश करी। ये आदिवासियों ने अपने लिए ये शब्द नहीं जारी किया। जब आदिवासियों से पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो वो सीधे सीधे बोलेंगे, हम इस देश के मालिक हैं, हम इस मिट्टी के पहलौठे पुत्र हैं, जल जंगल जमीन हमारा है। तो आदिवासी शब्द से ही आपको ये पता चलता है कि ये आदि काल से लोग यहाँ पर व्यवस्थित यहाँ पर रहे। रहा सवाल कि हम लोग जातियों में क्यों नहीं है, जातियों से ज्यादा हम लोग समुदायों में हैं। आपको समझने की कोशिश करना पड़ेगा, जो हमारे आदिवासी हैं, हो, संथाल, मुंडा, खड़िया, उरांव और भी आदिवासी समुदाय हैं, ये समुदाय हैं। उन समुदायों में अलग अलग गोत्र, जो आप लोग अपनी भाषाओं में बोलते हैं, गोत्र हैं। अगर हम उरांव का लें तो कोई तिग्गा है, कोई लकड़ा है, और निंज है, कुछ इस तरीके से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि जब भी हम आदिवासी लोग अपने आप को परिभाषित करते हैं, प्रकृति से जुड़ करके परिभाषित करते हैं। कोई भी परिभाषा हमारी किसी दूसरे व्यक्तियों से या किसी दूसरी सोच विचारधारा से नहीं है। तो ये समझने की जरूरत है कि आपने जब बोला कि क्यों आदिवासी लोग एक दूसरे से शादी ऐसे ऐसे नहीं करते हैं, परिभाषा के, इसीलिए हमारी रिसर्च जो चल रही है, अभी मैं आपको बताता हूँ, हमारी रिसर्च जो चल रही है वो है
डीकोलोनाइजिंग मेथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च, ये जो परिभाषा दी गई है कॉलोनियल मेथोडोलॉजी की परिभाषा, क्योंकि मैं एक रिसर्चर हूँ, हम लोग इन चीजों पर रिसर्च कर रहे हैं। आज तक जो भी चीजें हमारे बारे में लिखी गई है बहुत ज्यादा गैर आदिवासियों के द्वारा लिखी गई है, परिभाषित करी गई है, और इसी को बोलते हैं हम लोग कॉलोनाइजेशन। जैसे अंग्रेज लोगों को हमारे बारे में ज्यादा नहीं पता था, तो उन्होंने अपनी परिभाषा में हम लोगों को समेटने की कोशिश करी, अपने शब्दों में समेटने की कोशिश की। आज वो वक्त आ गया है जब अब आदिवासी लोग अपने बारे में खुद लिख रहे हैं। उदाहरण के तौर पर श्री जितेंद्र मीना जी। तो जब आप जाति जाति की बात करते हो तो हमें लगता है कि हमें समुदाय समुदाय की बात करनी चाहिए, क्योंकि हर एक समुदाय दूसरे समुदाय से भिन्न है। उदाहरण के तौर पर संथाल समुदाय हो समुदाय से भिन्न है, कुछ कुछ मैच करता है। उसी प्रकार से संथाल समुदाय मुंडा समुदाय से भिन्न है। मुंडा समाज उरांव समाज से या कुड़ुक समाज से थोड़ा भिन्न है। तो अगर आप इनको समुदाय कह करके और उनके रूपरेखा लेने की कोशिश करें, सब भिन्न है। उन सब के अपना पूजन पद्धति है, उनकी अपनी व्यवस्था है, उनका अपना सेल्फ गवर्नेंस ऑटोनॉमी सिस्टम है, जिसको हम लोग ने अभी बात किया था। उदाहरण के तौर पर हम संथाल को लेंगे तो तोरप परगना है, माझी परगना है, इस तरह के। ये आज तक आपने नाम सुना भी नहीं होगा, नहीं सुना होगा, क्योंकि ये पहले से ही, संविधान से पहले ये चीजें चलती चली आ रही है पुरखों से, जिसको कि आज तक सैकड़ों सालों से, जिसको कि आज तक संविधान ने उन चीजों को महत्व नहीं देने की कोशिश करी। तो उसको जब हम लोग पारंपरिक व्यवस्था में कोशिश करते हैं देने की, तो 5th शेड्यूल के अंतर्गत में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के अंतर्गत में और पेशा कानून के अंतर्गत में हम लोग को सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम के बारे में बताया गया कि ग्राम सभा को सशक्त करेंगे। उसी में ही ये पारंपरिक व्यवस्था आती है, जिसमें कि हम समुदायों को समेट करके चलते हैं। अब इस चीज को अगर हम लोग दूसरे तरीके से देखें कि आदिवासी समुदाय क्या दूसरे समुदाय से भिन्न है, तो विचार हम लोग यही कहेंगे कि जिस प्रकार से हमारी पूजन पद्धति है बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है। पूजा भाषा भिन्न है, हमारी संस्कृति भिन्न है। तो इसको हमें तो लगता है कि आपके सवाल थोड़ा अलग होना चाहिए। वजह क्या है मैं बता रहा हूँ। हाँ, मैं बता क्या हूँ, क्योंकि भारत जो देश है विभिन्नताओं में एकता है, और ये सुंदर रचना को अगर हम लोग कहेंगे कि मूल धारा में आओ, मूल धारा में आओ, तो मूल धारा मतलब सिर्फ एक ही धारा, लेकिन भारत देश ऐसा नहीं है। भारत देश अनेक धाराओं का एक रूप है। वो सुंदर इंद्रधनुष को हम खत्म क्यों करें? जब अलग अलग इंद्र अपने अपने रंगों को साथ में लेकर के आते तो बड़े खूबसूरत नजर आते। वहीं सिर्फ एक ही रंग दिखेगा, सफेद, एक ही पीला रंग दिखेगा। तो जब हम बगीचे में जाते हैं तो अलग अलग फूलों को देखते हैं, गुलाब का फूल है, चमेली का फूल, और अलग अलग उनके सुगंध अच्छा लगता है। तो गुलाब के मतलब बगीचे में जाने में बड़ा अच्छा आनंद का महसूस होता है। ये है फर्क। इस खूबसूरती को अगर कोई पहचानने की कोशिश, मेरे ख्याल से पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है जो कि विभिन्नताओं में एकता की बात करता है, और इतनी सुंदर हमारी संस्कृति, सभी लोगों की संस्कृति जो एक साथ मिलकर है, इससे खूबसूरत देश हमारा कोई है ही नहीं। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है इसको कृषि प्रधान कभी कहा जाता था, लेकिन आज की तारीख में इसको जातिवादी देश कहा जाता है। एक समुदाय दूसरे समुदाय के ऊपर हुक्म चलाना चाहता है, उसको दबाकर रखना चाहता है, उसकी बहन बेटियों के साथ, मतलब परछाई से बदबू आती है, लेकिन उसकी बहन बेटियों के साथ सोने में उसको बड़ा मजा आता है। दिन दहाड़े रेप होते हैं सिर्फ कास्ट को लेकर, समुदायों को लेकर। ये मेरा सवाल है। बिल्कुल आपने सही बोला। इसी वजह से जब हम लोग अपने आदिवासी समुदायों की बात करते हैं, कभी भी आपने एक भी मौका नहीं देखा हो कि जब कोई आदिवासी समुदाय एक साथ रहता है, उदाहरण के तौर पर संथाल समाज एक साथ रह रहा है, उनके बीच में कभी भी आपने रेप केस नहीं सुना होगा। उनके बीच में आपने कभी भी कोई लड़का संथाली लड़की को छेड़ रहा है और उसके साथ बदसलूकी कर रहा है, कभी नहीं सुना होगा। कुड़ुक समाज का लड़का कभी भी कुड़ुक लड़की के साथ अपने गांव में तो बदसलूकी कर रहा है, कभी नहीं सुना होगा। तो ये जो चीजें हैं हमारे आदिवासी समुदाय में, हम लोग बहुत एकता के रूप में रहते हैं, सुंदरता के रूप में, और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ इसी में। ऐसा मुझे इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि जी, ये सब चीजें दिल्ली के अंदर बहुत कम अगर
आदिवासी समुदाय हमारे के प्रोग्राम होते हैं। हमारे इसीलिए क्वेश्चन पे आप जो होना चाहिए नहीं, बिल्कुल। हमारे जैसे genuine बनाइए। आदिवासियों में हमारा बहुत मेला होता है, शादी ब्याह होती है, सब कुछ होता है, जहां पे लड़के और लड़कियां, बड़े बुजुर्ग लोग नाच गान करते हैं। मेला में हजारों लोग इकट्ठे होते हैं, अंधेरा भी होता है, सब कुछ होता है, लाइट चली भी जाती है ना, तो आपको वो शोरगुल आवाज नहीं आएगा। आप दिल्ली में रहते हैं, आप हजारों लड़कियां और हजार लड़के आप कनॉट प्लेस में जमा कर दीजिए पहले जनवरी को, और आप 10 मिनट के लिए लाइट ऑफ कर दीजिए, आपको चिल्लाने की आवाज आएगी, आपको चीखने की आवाज आएगी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्राइबल पीपल एंड अदर पीपल। ये थोड़ा तकलीफ होती है मुझे बोलने के लिए, बट ये कड़वी सच्चाई है। नहीं, ये बात जानी चाहिए ना, लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसा समाज भारत में आज भी मौजूद है कि वहाँ पर हमारे बच्चे जो हैं इस तरह की बदतमीजियां नहीं करते हैं, मतलब महिलाओं की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल मैं ले लेता हूँ, आज के इस कार्यक्रम से क्या संदेश देने में आप कामयाब हैं? आज का ये हुल महा जो ऑल संथाल एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया। आप लोग कुछ कर सकते हैं। मेरा नाम प्रोफेसर गोमती बोदरा हेम्ब्रोम है और मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में समाज शास्त्र पढ़ाती हूँ। और आज का जो प्रोग्राम हुल महा, ये एक तरह का ट्रिब्यूट है जो हुल आंदोलन के क्रांतिकारी जननायकों सिद्धू मुर्मू, कानू मुर्मू, चांद मुर्मू, भैरव मुर्मू और दो क्रांतिकारी जो जन नायिकाएं हैं, फूलो मुर्मू और झानू मुर्मू, उनके प्रति एक कृतज्ञता आदिवासी समाज का, भारत देश का की तरफ और संथाल, मुख्य रूप से संथाल समाज की ओर से एक श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको नमन करने के लिए आयोजित की गई थी। और आयोजित करता ऑल संथाल एसोसिएशन न्यू दिल्ली के द्वारा किया गया। तो इसमें मुख्य रूप से ये संदेश दिया गया कि अगर हम अपने समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, आदिवासी समाज को, तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जड़ों को देखें, अपने रूट्स को पहचानें, अपने इतिहास से अवगत हो, और जो आगे जो यूथ हैं, जनरेशन, जो युवा पीढ़ी है, उनको भी इसके बारे में बताएं। दिस इज़ प्राइमरली टू रिमेंबर, टू रिक्लेम। तो बेसिकली आप देखेंगे तो ये ऑनरिंग द करेज, रिमेंबरिंग द सैक्रिफाइस एंड इंस्पायरिंग द फ्यूचर, ये इसका कैप्शन है। तो मुख्य रूप से इसमें बहुत अच्छी तरीके से आज सभी लोगों ने अपने विचार दिए, और ये मुख्य रूप से लोगों को प्रेरित करना था, इन जनरल आदिवासी समुदाय को, बट इन पर्टिकुलर आदिवासी समुदाय को, बट इन जनरल भारत देश के सभी नागरिकों को, क्योंकि हम सब उनका हिस्सा ही हैं। तो ये सभी समुदाय को एक साथ लाने की बात हो रही है। जैसे आपने कहा, जो हाशिए में पड़े हुए समाज हैं वो अलग अलग रूप से बटे हुए हैं, तो ये हुल दिवस, हुल माह के द्वारा एक संदेश दिया गया है कि आइए आप हमसे जुड़ें और आगे के लिए एक मार्ग प्रशस्त करें, ताकि जो हाशिए में जो समुदाय हैं, मुख्य रूप से आदिवासी समाज है और बहुजन समाज भी है, उनको एक साथ लाने का एक प्रयास है। और नई दिल्ली में, अगर ये देश की राजधानी नई दिल्ली में अगर ये कार्यक्रम होता है, तो पूरे देश में, न सिर्फ पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व में एक सकारात्मक संदेश जाता है कि जो समुदाय काफ़ी छोटी हैं, उनकी संख्या बल बाकी जनरल समुदाय से काफ़ी छोटी है, जो मुख्य सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम से हट के हैं, हाशिए में हैं, लेकिन फिर भी वो इस देश के नागरिक हैं और अपना फर्ज निभा रहे हैं। देश के राष्ट्र निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसमें संथाल हुल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर हम आज़ादी की लड़ाई को देखें तो उसकी शुरुआत आदिवासी समुदाय के द्वारा हुई थी। तो संथाल हुल, फिर बिरसा मुंडा का उलगुलान, और उसके बाद 1957 का विद्रोह, और इवेंचुअली जो नेशनल मूवमेंट था, महात्मा गांधी का आंदोलन। तो बेसिकली हम लोग लुकिंग बैक टू मूव फॉरवर्ड,
यही संदेश है कि अपनी जड़ों को देखें, उन्हें पहचानें और देश की पेड़ भी आगे बढ़ा। जी जी बिल्कुल। तो ये पूरे भारत देश को और पूरे विश्व को एक सकारात्मक संदेश, न केवल संदेश बल्कि एक सकारात्मक ऊर्जा भी प्रदान करता है ये कार्यक्रम। और मैं मुख्य रूप से आयोजक करता हूँ ऑल संथाल एसोसिएशन का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने सबको जोड़ा, सबको एकत्रित किया यहाँ पे और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम बना। धन्यवाद। हंसदा है। मैं सब मतलब कि जयपुर से बिलोंग करता हूँ, रिटायर्ड हूँ। तो जैसे कि आपने देखा कि जो हुल हुआ था, संथाल हुल हुआ था, इसमें सबसे बड़ी बात थी कि जो हमारे जो लोग थे वो पारंपरिक हथियार से थे, तीर धनुष से। और उनके सामने कौन था ये तो आपको पता, बोलने की जरूरत नहीं है। तो इसमें जो उन्होंने इतना साहस दिखाया है, मतलब कि सिद्धू कान्हू चाँद भैरव और फूलो जिन्होंने ये अपने साहस के प्रति लड़ाई की है, क्योंकि सामने तो अत्याधुनिक उनके पास हथियार थे, जबकि इनके पास खाली तीर धनुष ही था। लड़ने के लिए इनके पास कुछ नहीं था और मतलब जिगरा था। यही एक मतलब कि इस लड़ाई का मतलब सबसे मतलब कि एक क्या बोलूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यादगार चीज है। थैंक यू। ये केवल दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति लोग ही मना रहे हैं, क्योंकि हम सब वहां से माइग्रेट करके यहाँ पे नौकरी पेशा में लगे हुए हैं। असल में मुझे ये आपको बताना चाहता हूं कि ये बृहत रूप में झारखंड में, उड़ीसा में, बंगाल में, आसाम में, सब जगह पे बहुत ही बृहत रूप से मनाई जाती है, क्योंकि ये जो हीरो थे वो सारे ट्राइबल बेल्ट है। उस टाइम में 1855 में 1855 में आजाद नहीं हुई थी, अलग अलग स्टेट नहीं बने हुए थे, तो एक पूरा जो इंटायर बेल्ट था, तो उनके ये जननायक है। तो हम जो आज मना रहे हैं, इट इज कॉल्ड सिंबॉलिक। ये महज थोड़े से लोग हैं, हम लोग दिल्ली में बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी संख्या कम है, बट ये अब आप अगर झारखंड में जाएंगे, उड़ीसा में जाएंगे, बंगाल में जाएंगे, तो आपको ये देखने को मिलेगा। ये मैं थोड़ा सा एड ऑन करना चाह रहा था। मैं एक कुछ ऐड करना चाहूँगा। इंट्रोडक्शन। अच्छा, इंट्रोडक्शन। मेरा नाम मंगल मांडी है। मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर रहेगा, थोड़ा उड़िया भाषा में बात कीजिए, उड़ीसा वाले सुनेंगे। कोई बात नहीं, मैं अपना विचार थोड़ा आपके सामने रखूंगा। आपने पूछा कि आज का ये वो हुल महा नाम पे जो आपने प्रोग्राम कराया, ये किया है, तो उसका क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? तो मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि हुल हमारा जो हुआ था, संथाल हुल 1855 में हुआ था। तो उसी हुल के वजह से आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक प्रोविजन रखा गया था आदिवासियों के लिए, और छोटनागपुर टेनेंसी एक्ट और संथाल परगना एक्ट, ये दो एक्ट ब्रिटिश सरकार ने बनाया। और ये जो एक्ट आया है, ये हुल के वजह से ही आया है। तो उसका नेक्स्ट फॉर्मेशन हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसमें उसका सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट शुरुआत यही से हुआ है। तो उसका सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया है। उसमें संथाल लोगों का साथ साथ जितना भी झारखंडी बेल्ट में जो भी आदिवासी थे, सबके लिए एक अलग से प्रोविजन रखा गया था। इस एरिया को पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया और एक्सक्लूडेड एरिया, दो कैटेगरी में बनाया गया था, एक्सक्लूडेड एरिया, पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया। तो 1935 एक्ट में ये भारत स्वाधीन होने के बाद इसका भूरिया कमेटी रिपोर्ट आया है और 1993, और पेशा एक्ट बाद में बनाया गया था 1996। पेशा एक्ट के बाद स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया गया था कि ये जो प्रोविजन पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया और एक्सक्लूडेड एरिया, इसको 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के
फॉर्म में इसको कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया है। तो इसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को दायित्व था कि इसको आप पेशा एक्ट लागू करिए और उसके तहत आप ये जो प्रोविजन को आप एक्सटेंड करिए। लेकिन उसमें क्या है, 10 स्टेट में ये जो पेशा एक्ट का 5th शेड्यूल एरिया है, तो अभी तो 10 स्टेट में से 9 स्टेट लोगों ने अपना पेशा कानून लागू कर लिए हैं, एक्सेप्ट उड़ीसा। उड़ीसा में अभी तक विचाराधीन है, इंटर डिपार्टमेंटल कंसल्टेशन अभी भी चल रहा है, उसमें किसी का कोई ऑब्जेक्शन है, अभी वो सेटल नहीं हो पा रहा है, इस वजह से अभी तक बचा हुआ है। तो ये जो हुल का जो मैसेज है, मैं तो ये बोलना चाहूँगा, ये जो लड़ाई जो है 1855 में जो स्टार्ट हुआ है, अभी भी अधूरा है, यह पूरा नहीं हुआ है। क्योंकि ये मेरा कहना का है, पार्शियली एक्सप्लोरेड एरिया और एक्सप्लोरेड एरिया उसको रिफॉर्म करके जो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में जो लाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका अभी तक भी फुली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। जो भी इम्प्लीमेंट हुआ है उसमें भी इसका इफेक्टिवनेस, इसको डायलूटेड फॉर्म में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये अभी लोगों का थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोविजन। तो ये जो है लड़ाई, अभी आप समझ सकते हैं, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुआ, लड़ाई जारी है। अभी इसका नेक्स्ट फॉर्म क्या ले सकता है, आई थिंक उसका पॉलिटिकल लीडरशिप में अगर वो लोग इसको प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाया है, तो आदिवासी लोगों का जो मेंटालिटी है, फिर उसका किस दिशा लेगा, उसका कोई भरोसा हम गारंटी नहीं दे सकते हैं। ये